आज हम रसायन विज्ञान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है, फिर भी हम अक्सर ध्यान नहीं देते। वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वो विज्ञान है जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच कैसे वो एक दूसरे में बदलते हैं इसकी कहानी कहता है। हमारे पास एक टेक्स्ट बुक का हिस्सा है जो इस विषय में काफ़ी गहराई तक जाता है। तो आज का हमारा काम इस सारी जानकारी में से सबसे ज़रूरी बातें, सबसे दिलचस्प कनेक्शन निकालना, जैसे कार की बैटरी कैसे काम करती है या लोहे पर जंग क्यों लगता है। चलिए इसको खोलते हैं ज़रा। बिल्कुल। और ये सिर्फ बैटरी या जंग तक ही सीमित नहीं है। आप सोचें, ऊर्जा बनाने से लेकर बहुत से ज़रूरी केमिकल्स बनाने तक, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में नर्व्स में संदेश कैसे दौड़ते हैं, उसमें भी वैद्युत रसायन शामिल है। ये वाकई बहुत ही फैला हुआ फील्ड है, कई विज्ञानों को जोड़ता है। अच्छा, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे ये ऊर्जा के खेल के दो अलग-अलग नियम हैं। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं। गैल्वेनी सेल, जैसे कि वो डैनियल सेल का उदाहरण दिया है ना स्रोत में, जिंक और कॉपर वाला, वो सेल है जो अपने आप होने वाली केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करता है। सोचिए, ये केमिकल एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। ये ऊर्जा देता है। अच्छा, जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन खो रहा है और कॉपर आयन उन्हें ले रहे हैं और उससे करंट बह रहा है। बिल्कुल। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो बाहर से बिजली लेता है और उस बिजली का इस्तेमाल करके ऐसी केमिकल रिएक्शन करवाता है जो अपने आप खुद ब खुद नहीं होती। वो बिजली लेकर केमिकल बदलाव करता है। ठीक है, तो एक बिजली बना रहा है, दूसरा बिजली इस्तेमाल कर रहा है। डैनियल सेल का उदाहरण तो है स्रोत में, जिंक एनोड, कॉपर कैथोड, और उसका एक फिक्स वोल्टेज भी बताया है, 1.1 वोल्ट। अगर आयनों की मात्रा मतलब सांद्रता खास हो, ये खास मात्रा वाली बात क्यों जरूरी है? अच्छा सवाल है। यहीं पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, या जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, वो सामने आता है। देखिए, हम किसी एक अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या विभव सीधे सीधे नहीं नाप सकते। ये कुछ ऐसा जैसे आप किसी एक पहाड़ की ऊंचाई बिना समुद्र तल के रेफरेंस के नहीं बता सकते, है ना? हाँ, सही बात है। तो हमने केमिस्ट्री में भी एक समुद्र तल बनाया। वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, और उसका विभव हमने मान लिया 0, बिल्कुल 0। अच्छा, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, जैसे ऊंचाई नापने के लिए सी लेवल। बिल्कुल सही। अब हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड को इस SHE के साथ जोड़ते हैं और फिर जो वोल्टेज मिलता है वो उस इलेक्ट्रोड का मानक विभव हो जाता है। इससे हमें एक पूरी लिस्ट मिल जाती है, एक तरह की रैंकिंग, जैसे स्रोत की तालिका 2.1। ये लिस्ट हमें बताती है कि कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या लेना चाहता है। इस लिस्ट में तो बड़े दिलचस्प पैटर्न दिख रहे हैं। जैसे फ्लोरीन सबसे ऊपर है, बहुत पॉजिटिव वैल्यू, +2.87V, और लिथियम सबसे नीचे, काफी नेगेटिव, -3.05V। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनने में माहिर है, वो सबसे ताकतवर ऑक्सीकारक है, और लिथियम वो इलेक्ट्रॉन देने में सबसे आगे, सबसे मजबूत अपचायक, जब पानी के घोल में हो। ये जो नंबर है ना, ये हमें अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि कौन सी रिएक्शन अपने आप होगी और कौन सी नहीं। जैसे जिंक का विभव नेगेटिव है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन आयनों से यानी एसिड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और खुद घुल सकता है, इसीलिए जिंक एसिड में घुल जाता है। पर कॉपर का विभव पॉजिटिव है, तो वो एसिड में आसानी से नहीं घुलता। ये लिस्ट एक तरह से केमिकल रिएक्टिविटी की भविष्यवाणी करने का टूल है। लेकिन ये सब तो मानक स्थितियों की बात हुई, मतलब खास तापमान, खास सांद्रता। असल जिंदगी में तो ये सब बदलता रहता है। अगर आयनों की मात्रा कम ज्यादा हो जाए तब क्या होता है? क्या वोल्टेज बदल जाता है? शायद यही नर्न्स्ट समीकरण की भूमिका आती है। एकदम सही पकड़ा। नर्न्स्ट ने यही पहेली सुलझाई थी। उनका समीकरण हमें ठीक यही बताता है कि आयनों की सांद्रता बदलने पर सेल का वोल्टेज कैसे बदलता है। इसे आप ऐसे समझें कि जो मानक वोल्टेज है वो तो फिक्स है, पर असल में कितना माल यानी आयनों की सांद्रता है, उस हिसाब से वोल्टेज थोड़ा ऊपर या नीचे होगा। नर्न्स्ट समीकरण उसी का हिसाब देता है। और स्रोत में इसका गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा जी से भी कनेक्शन दिखाया गया है। एक समीकरण है डेल्टा जी इज -NFe सेल। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसका मतलब क्या है? हाँ, ये थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बीच का पुल है। डेल्टा जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा हमें ये बताती है कि कोई रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। हाँ। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है
तो रिएक्शन खुद ब खुद होगी, जैसा कि गैल्वेनी सेल में होता है, जहाँ केमिकल एनर्जी बिजली में बदलती है। मतलब अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो सेल बिजली देगा, ई सेल पॉजिटिव होगा। और अगर हम सेल का वोल्टेज नाप लें तो हम डेल्टा जी पता कर सकते हैं, और शायद ये भी कि रिएक्शन कितनी पूरी होगी, मतलब उसका साम्य स्थिरांक के। बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल चीज है। सिर्फ वोल्टेज नापकर हम उस रिएक्शन की ऊर्जा डेल्टा जी और उसके संतुलन बिंदु के का भी पता लगा सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस RTLN के वाले संबंध से। ये उन रिएक्शंस के लिए बहुत काम का है जिनका संतुलन बिंदु सीधे नापना बहुत मुश्किल होता है। वैद्युत रसायन हमें ये जानकारी निकालने का एक और जरिया देता है। कमाल है। अच्छा, हमने वोल्टेज की बात की कि सेल कितना धक्का दे सकता है। अब जरा ये समझते हैं कि बिजली इन घोलों में, मतलब सॉल्यूशंस में चलती कैसे है। ये धातुओं में चलने से तो अलग है ना? हाँ, बहुत अलग है। धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होकर दौड़ते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं, सिंपल। लेकिन वैद्युत अपघट्य के घोल में, जैसे नमक का पानी है, वहां बिजली आयनों के चलने से बहती है। चार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल जैसे सोडियम आयन Na+ या क्लोराइड आयन Cl-, वो चार्ज को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसे आयनी चालकत्व कहते हैं। स्रोत में कुछ टर्म्स है, प्रतिरोध R, चालकत्व G, प्रतिरोधकता ρ और चालकता कैप। क्या आप इन्हें थोड़ा आसान शब्दों में बता सकते हैं? कंफ्यूजिंग लगते हैं थोड़े। जरूर। देखिए, प्रतिरोध रेजिस्टेंस तो रुकावट है करंट के रास्ते में। चालकत्व ठीक इसका उल्टा है, करंट कितनी आसानी से बह सकता है। G = 1/R। अब प्रतिरोधकता है वो पदार्थ का अपना गुण है कि वो करंट को कितना रोकता है। ये तार की लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता, मटेरियल पर करता है। और चालकता, कंडक्टिविटी, वो प्रतिरोधकता का उल्टा, पदार्थ कितनी अच्छी तरह करंट को बहने देता है। ठीक है, के यानी कंडक्टिविटी। और फिर एक और टर्म है मोलर चालकता, λm। ये के को सांद्रता C से भाग देकर मिलती है, λm = Kc। इसका क्या मतलब है? और यहाँ एक पहेली है। स्रोत कहता है कि घोल को पतला करने पर, मतलब डाइल्यूशन पर, चालकता K तो घटती है, पर मोलर चालकता λm बढ़ती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है पहली बार में, पर इसका लॉजिक है। देखिए, जब आप घोल को पतला करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, मान लीजिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, आयनों की संख्या कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। सही। तो क्योंकि आयन ही चार्ज हो रहे हैं और अब उस छोटे से हिस्से में कम आयन है, तो उस हिस्से की कुल चालकता कप्पा घट जाती है। कम चार्ज कैरियर मतलब कम कंडक्टिविटी। ठीक है, ये समझ आया, कप्पा घट गया। लेकिन अब हर एक मोल आयनों के नजरिए से सोचिए, जब घोल पतला होता है तो आयनों को घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। उनके बीच की जो आपसी खींचतान होती है वो कम हो जाती है, वो ज्यादा आजादी से मूव कर सकते हैं। और अगर वैद्युत अपघट्य कमजोर है, जैसे एसिटिक एसिड, तो पतला करने पर वो ज्यादा टूटता है, मतलब प्रति मोल ज्यादा आयन बनते हैं। इन दोनों वजहों से ज्यादा घूमने की जगह और ज्यादा टूटना, कमजोर के केस में हर मोल आयन की चार्ज ढोने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी बढ़ी हुई क्षमता को हम मोलर चालकता λm कहते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? प्रति वॉल्यूम कम आयन कप्पा घटा, पर प्रति मोल ज्यादा क्षमता λm बढ़ा। अच्छा, तो ये बात है। और कोलराउश का नियम, वो इसमें कैसे फिट होता है? कोलराउश ने एक और गहरी बात पकड़ी। उन्होंने देखा कि जब घोल को बहुत ही ज्यादा पतला कर देते हैं, जिसे अनंत तनुता या इन्फिनिट डाइल्यूशन कहते हैं, तब आयन एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि वो बिल्कुल आजाद होकर घूमते हैं। उस हालत में हर आयन का मोलर चालकता में अपना एक फिक्स योगदान होता है, चाहे उसके साथ दूसरा आयन कोई भी हो। जैसे सोडियम आयन का अपना योगदान, क्लोराइड आयन का अपना। मतलब हम अलग अलग आयनों की योगदान को जोड़कर पूरे नमक जैसे NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और इस नियम की खूबसूरती ये है कि इसकी मदद से हम कमजोर विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी निकाल सकते हैं, जिसे सीधे सीधे नापना बहुत मुश्किल होता है। हम उसे मजबूत विद्युत अपघट्यों के डेटा से कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ा स्मार्ट तरीका है। वाकई। चलिए अब विषय बदलते हैं और वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस पर आते हैं। ये वो प्रक्रिया थी जहां हम बिजली देकर रिएक्शन करवाते हैं ना? इसके असली दुनिया में क्या इस्तेमाल है? हाँ, ये वैद्युत अपघटनी सेल का काम है। और इसके इस्तेमाल बहुत हैं। एक बड़ा एप्लीकेशन है धातुओं को शुद्ध करना,
जिसे रिफाइनिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बहुत शुद्ध कॉपर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अशुद्ध कॉपर का एक मोटा टुकड़ा एनोड बनाते हैं और एक पतली शुद्ध कॉपर की शीट कैथोड। जब हम कॉपर सल्फेट के घोल में बिजली पास करते हैं तो एनोड से कॉपर घुलता है और शुद्ध होकर कैथोड पर जमा हो जाता है। सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। अच्छा, कॉपर रिफाइनिंग और नई धातुएं बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है? हाँ बिल्कुल, खासकर वो धातुएं जो बहुत रिएक्टिव होती हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इन्हें आम केमिकल तरीकों से बनाना बहुत मुश्किल या महंगा होता है, तो हम इनके पिघले हुए लवड़ों या ऑक्साइडों का वैद्युत अपघटन करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम बनाने के लिए एल्यूमिना Al2O3 का क्रायोलाइट में घोल बनाकर उसका वैद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम और मैग्नीशियम भी ऐसे ही उनके पिघले क्लोराइड से बनते हैं। और फेरेडे के नियम वो भी यहीं लगते हैं हाँ, कि कितनी धातु बनेगी। एकदम। फैराडे ने ही सबसे पहले ये हिसाब लगाया था। उनके नियमों के अनुसार इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा होगा या निकलेगा वो सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी बिजली, कितना चार्ज पास किया है। चार्ज मतलब करंट गुणा समय, Q = I × T। तो ये एक क्वांटिटेटिव रिश्ता है। ज्यादा बिजली देंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। फैराडे के नियम हमें बताते हैं कि ठीक कितना मिलेगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो रिएक्शन पेपर पर आसानी से होनी चाहिए, मतलब जिसका मानक विभव कम है, वो असल में होती नहीं और कोई दूसरी ज्यादा मुश्किल वाली रिएक्शन हो जाती है। ऐसा क्यों? स्रोत में अधिविभव या ओवर पोटेंशियल का जिक्र है। हाँ, अधिविभव या ओवर पोटेंशियल एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, खासकर जब हम गैसों के बनने की बात करते हैं इलेक्ट्रोड पर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ रिएक्शंस को शुरू करने के लिए या उन्हें एक ठीक-ठाक स्पीड से चलाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पुश या अतिरिक्त वोल्टेज की जरूरत होती है। ये मानक विभव के ऊपर लगने वाला एक्स्ट्रा वोल्टेज है। ये थोड़ा बहुत उस रिएक्शन की काइनेटिक्स, मतलब उसकी स्पीड से जुड़ा है। कुछ रिएक्शंस थोड़ी आलसी होती हैं, उन्हें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है तेजी से होने के लिए। इसका कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ, जैसे नमक के पानी जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। अगर आप सिर्फ मानक विभव देखें तो एनोड पर पानी का ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन गैस बननी चाहिए, क्योंकि उसका विभव क्लोराइड आयन के ऑक्सीकरण से कम है। लेकिन असल में होता क्या है, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन बनने के लिए पानी के ऑक्सीकरण का अधिविभव काफी ज्यादा होता है, जबकि क्लोरीन बनने का अधिविभव कम है। तो भले ही क्लोरीन का मानक विभव ज्यादा है, पर अधिविभव मिलाकर उसे कम एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है, इसलिए क्लोरीन बन जाती है, ऑक्सीजन नहीं। अच्छा, तो अधिविभव असल में ये तय कर सकता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये तो बड़ी पेचीदा बात है। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जिन्हें हम रोज देखते और इस्तेमाल करते हैं। बैटरियां, ये तो मूल रूप से गैल्वेनी सेल ही हैं, है ना, जो केमिकल एनर्जी को बिजली में बदलते हैं। हाँ बिल्कुल, बैटरियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं और वो वैद्युत रसायन का ही कमाल हैं। इन्हें हम दो मुख्य कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली है प्राथमिक बैटरियां, जैसे टॉर्च में लगने वाला सूखा सेल, लिक्लेंचे सेल या एल्कलाइन सेल, या घड़ियों और कैलकुलेटर में लगने वाला छोटा बटन जैसा मरकरी सेल। इनमें केमिकल रिएक्शन बस एक ही दिशा में चलती है। जब केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो बैटरी डेड हो जाती है, उसे फेंकना पड़ता है। इन्हें आप रिचार्ज नहीं कर सकते। इस्तेमाल करो और फेंको वाली। और दूसरी तरह की कौन सी है? दूसरी हैं द्वितीयक बैटरियां, सेकेंडरी बैटरियां, जिन्हें हम आमतौर पर रिचार्जेबल बैटरी या संचायक सेल, स्टोरेज सेल कहते हैं। सबसे जाना माना उदाहरण है कार की लेड एसिड बैटरी। आजकल मोबाइल, लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी बहुत चलती हैं। निकल कैडमियम भी होती हैं। इनकी खासियत यह है कि जब ये डिस्चार्ज हो जाती हैं, मतलब केमिकल्स इस्तेमाल हो जाते हैं, तो आप बाहर से बिजली लगाकर केमिकल रिएक्शन को उल्टा चला सकते हैं। इससे ओरिजिनल केमिकल्स वापस बन जाते हैं और बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। जैसे लेड एसिड बैटरी में स्रोत बताता है कि लेड और लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट होता है। हाँ, और डिस्चार्ज होते समय दोनों इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट बनता है। जब आप चार्ज करते हैं तो ये लेड सल्फेट वापस लेड और लेड डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये साइकिल कई बार चल सकता है। और ईंधन सेल, फ्यूल सेल, ये बैटरी से कैसे अलग है? इनका भी जिक्र है। ईंधन सेल भी गैल्वेनी सेल ही हैं, मतलब वो भी केमिकल एनर्जी से सीधे बिजली बनाते हैं। लेकिन बड़ा फर्क ये है कि इनमें रिएक्टेंट्स यानी ईंधन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक जैसे ऑक्सीजन लगातार बाहर से सप्लाई किए जाते हैं। बैटरी में तो सारा केमिकल माल अंदर ही बंद होता है। खत्म हो गया तो या तो फेंको या रिचार्ज करो।
ईंधन सेल एक तरह से छोटे केमिकल पावर प्लांट की तरह हैं, जो तब तक बिजली बनाते रहेंगे जब तक आप उन्हें ईंधन और ऑक्सीजन देते रहेंगे और प्रोडक्ट जैसे पानी बाहर निकालते रहेंगे। स्रोत में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का जिक्र है, जो अपोलो स्पेस मिशन में इस्तेमाल हुआ था। ये तो बड़ी रोचक बात है। वो एक क्लासिक उदाहरण है। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बिजली बनाते थे। और सबसे बढ़िया बात, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था? सिर्फ पानी। H2 + O2 दैट बिकम्स H2O। ये पानी अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के काम भी आता था। ईंधन सेल बहुत एफिशिएंट भी होते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी का बड़ा हिस्सा, करीब 70% तक बिजली में बदल देते हैं। थर्मल पावर प्लांट में ये एफिशिएंसी करीब 40% ही होती है। और ये प्रदूषण भी नहीं करते, खासकर H2O2 सेल। ये तो भविष्य की टेक्नोलॉजी लगती है। और आखिर में एक ऐसी चीज जिससे हम सब परेशान रहते हैं, जंग लगना, कोरोजन। स्रोत कह रहा है कि ये भी वैद्युत रसायन है। लोहा खुद पर ही बिजली का हमला कैसे कर सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ, लोहे में जंग लगना असल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है। ये एक तरह का छोटा धीमा गैल्वेनिक सेल है जो लोहे की सतह पर ही बन जाता है। होता यह है कि लोहे की सतह पूरी तरह एक जैसी नहीं होती। कहीं थोड़ी अशुद्धि होती है, कहीं थोड़ा स्ट्रेस। हवा की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर पानी को थोड़ा एसिडिक बना देते हैं। इन सब की मौजूदगी में लोहे की सतह पर छोटे छोटे एनोडिक और कैथोडिक एरिया बन जाते हैं। मतलब लोहे का एक हिस्सा एनोड बन जाता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है। Fe gives Fe2++ 2E-। बिल्कुल। और वो इलेक्ट्रॉन लोहे के अंदर से ही बहकर दूसरे हिस्से कैथोड तक पहुंचते हैं। कैथोड पर हवा की ऑक्सीजन, पानी और एसिड H+ आयन की मौजूदगी में उन इलेक्ट्रॉनों को ले लेती है और पानी बना देती है। O2 + 4H + 4E- + 2H2O। अब जो Fe2+ आयन बने थे एनोड पर, वो हवा की और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe3+ आयन बनाते हैं। और ये Fe3+ आयन पानी के साथ मिलकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O बना देते हैं। यही है वो लाल भूरा पाउडर जिसे हम जंग कहते हैं। तो ये एक पूरा सर्किट बन जाता है लोहे की सतह पर ही, और लोहा धीरे धीरे खत्म होता जाता है। हाँ, ये सेल अपने आप चलता रहता है और लोहे को खाता रहता है। इसीलिए नमी और हवा, ऑक्सीजन जंग लगने के लिए ज़रूरी है। नमक की मौजूदगी इसे और तेज कर देती है, क्योंकि वो पानी की कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। इसीलिए जंग से बचाने के तरीके भी वैद्युत रसायन पर आधारित हैं। जैसे पेंट करना तो सिर्फ एक परत चढ़ाना हुआ, पर गैल्वनाइज करना, हाँ, पेंट या ग्रीस लगाना तो बस लोहे का संपर्क हवा और नमी से काटना है, फिजिकल बैरियर। गैल्वनाइजेशन ज़्यादा स्मार्ट तरीका है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन है। इसमें हम लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। जिंक लोहे से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगर कहीं खरोच लग भी जाए और लोहा और जिंक दोनों हवा नमी के संपर्क में आ जाएं, तो जिंक एनोड बन जाता है। वो खुद इलेक्ट्रॉन खोना पसंद करता है, Zn से Zn² + 2 इलेक्ट्रॉन, और लोहे को कैथोड की तरह काम करने देता है, जहां ऑक्सीजन रिड्यूस होती है। इस तरह जिंक खुद कुर्बान होकर, खुद जंग खाकर लोहे को बचा लेता है। इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी जहाज़ों या अंडरग्राउंड पाइपलाइनों को ऐसे ही बचाने में होता है। ये सच सुनने के बाद तो लगता है कि वैद्युत रसायन सिर्फ केमिस्ट्री लैब की चीज नहीं है। ये हमारी गाड़ियों को चलाने से लेकर हमारी घड़ियों को टिकाने तक, हमें ऊर्जा देने, धातुओं को निकालने और साफ करने, और यहाँ तक कि हमारे पुलों और जहाज़ों को बचाने में भी हर जगह मौजूद है। वास्तव में ये हमारे आधुनिक जीवन का एक छुपा हुआ पर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है। देखिए, स्रोत के आखिर में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का जिक्र है। भविष्य में हाइड्रोजन को एक मुख्य ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना। अब जरा सोचिए, अगर हम पानी को तोड़ने के लिए शायद सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वैद्युत अपघटन का सस्ता और एफिशिएंट तरीका निकाल लें, और फिर उस हाइड्रोजन को ईंधन सेल में इस्तेमाल करके बिना प्रदूषण के बहुत हाई एफिशिएंसी से बिजली बना सकें। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या वैद्युत रसायन के सिद्धांतों का और बेहतर इस्तेमाल, जैसे और एडवांस्ड, सस्ते, टिकाऊ ईंधन सेल बनाना, या शायद हमारे शरीर की अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं, जैसे नर्व इम्पल्स कैसे काम करते हैं या बीमारियां कैसे जुड़ी हैं, को और गहराई से समझना। क्या ये सब हमारे ऊर्जा के भविष्य में या मेडिकल टेक्नोलॉजी में कोई बड़ी क्रांति ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और खोज और विचार करने की जरूरत है।